परंपरा क्या है? अगर हम अपने मिथकों को और अपनी परंपरा को केवल कथा कहानी मान लेंगे तो फिर हमको अपने मंदिर भी म्यूजियम दिखाई देंगे। एक वर्ग जिसे हमें अपने समाज में मेन स्ट्रीम में मिलाना चाहिए था, हमने उन्हें मदरसों के हवाले करके उन्हें ऐसे नर्क में धकेल दिया, ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन में धकेल दिया कि हमें उसका पता नहीं कैसे प्रायश्चित करेंगे। और करना है तो मैं बार बार बोलता हूं कि इन सबको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, सबकी घर वापसी कराएं ताकि वो इस महान सभ्यता का हिस्सा बने, ना कि एक ऐसी अनसाइंटिफिक हेट से, नफरत से भरी हुई आइडियोलॉजी का पार्ट बने जिसे हमने गलती से रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्शन दे दी है। हम मूलतः लोकतांत्रिक है। ये किसी न तो 15 अगस्त 1947 ने हमें लोकतांत्रिक बना दिया, न किसी संविधान ने बना दिया, लेकिन संविधान उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता है और वही अधिकार देता है कि हम उसको कभी भी बदल सकते हैं। संविधान बदलना संविधान को खत्म करना नहीं है। आप सभी को अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है और भारत में कहां पर देख रहा है ये आप सभी जानते हैं। प्रयागराज नगर की ओर देख रहा है। प्रयागराज जो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, अपने भीतर कुछ एक महीनों के लिए एक नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर चल रहा है, जिसको सरकार ने कुंभ डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्वीकारा है और लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। हमारा ये जो सत्र है ये भी प्रयागराज की ही बात करेगा। विषय क्या है? विषय है फ्रॉम प्रयागराज टू इलाहाबाद एंड देन बैक अगेन टू प्रयागराज एंड द क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री। तो यह सत्र कहीं ना कहीं इतिहास के साथ, इतिहास को लेकर के प्रयागराज को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेगा और इसी पर हम खूब सारी बातें करने वाले। सर, जैसा कि मैंने पहले ही परिचय कराया कि आपका मेरा प्रश्न या बातचीत आदरणीय हर्षवर्धन सर से है। जैसा कि आपके विषय में हम सभी जानते हैं, प्रयागराज में जीवन का एक अच्छा कालखंड बीता, प्रयागराज में ही उच्च शिक्षा प्राप्त हुई और प्रयागराज में जिस समय आप पढ़ रहे होंगे इस शहर को इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। आज ऐसा लाखों करोड़ों लोगों का मानना है कि भले ही नाम परिवर्तित हुआ, हमारे मन में इलाहाबाद ही रहेगा है। इस पर भी खूब सारे डिस्कशन, डिबेट हमने सुने हैं। आपका जो अपना जीवन है, आपका जन्म पॉलिटिकल प्रयागराज, पॉलिटिकल इलाहाबाद में होता है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम इलाहाबाद रहता है। आपने अपने ही जीवन काल में इसी डिस्ट्रिक्ट को सरकारी अनुमति से, सरकार के प्रयासों से प्रयागराज होते देखा है। ये क्या महज नाम का ही परिवर्तन है या इसमें कुछ और भी आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबको राम राम। एक तो बड़ा सुंदर आयोजन है और इतना बढ़िया लग रहा है, तो इसके लिए पुनः आयोजकों को आप सबको बधाई। अब सबसे पहले तो ये कि मैं आया तो यहाँ मैं देख रहा था कि सब हनुमान चालीसा गा रहे थे। अब हम तो देश भर में बड़े बड़े सारे ही लिट फेस्ट में गए हैं, मैंने देखा नहीं कि कहीं का नौजवान हनुमान चालीसा गा रहा हो। अब ये अच्छा है या बुरा, ये अलग अलग लोग अपने संदर्भों से तय करें। हो सकता है कि जिनको लगता है कि मन से इलाहाबाद रहेगा, तो हमारे विश्वविद्यालय का नाम अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम अभी भी उस पर उतना ही गर्व करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और 2019 में जब ये अक्टूबर 2018 में इसका नाम बदला था और 2019 में यही एक कुंभ कॉन्क्लेव हुआ था ये मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने वहां एक बात कही थी, उसको दोहरा देता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। तो मैंने कहा था कि ये जो स्थान है, इसके प्रयाग के संदर्भ, प्रयाग क्यों कहा जाता है, क्यों है, ये सब बहुत सी चीजें, ये सब छोड़ दीजिए। इलाहाबाद कब पड़ गया, किसने कर दिया, किसी को एक किसी दीन की बात थी, किसी एक उसके नाम पर कुछ चलाना था उसकी बात थी, या अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान, कोई कह देता है कि वो सरस्वती जी का भी नाम है, इलावास भी जोड़ देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं।
लेकिन मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस शहर का नाम क्या है, और मैंने जो शब्द कहा था वो दोहराता हूं। मैंने कहा कि इस शहर का नाम इलाहाबाद नहीं गुलकंद भी होता तो गुलकंदी पूरी दुनिया में फेमस होते, और दुनिया के हर हिस्से में गुलकंदी ही छाए रहते। क्यों ऐसा? मैंने कहा इस भूमि की विशेषता है। वैसे तो जो गंगा का दोआब है, गंगा के किनारे किनारे का पूरा इलाका है, वो बुद्धि प्रदेश है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिस भी हिस्से से गंगा जाती है वो बुद्धि प्रदेश है। इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ है कि दूसरी जगहों पर जहां गंगा नहीं है वो नहीं, लेकिन ज्ञान की भूमि इसी के किनारे किनारे है। तो ज्ञान की भूमि है तो प्रयाग है। प्रयाग इसलिए है क्योंकि हमारी जो मान्यता है, जो मानेंगे उनके मन में कुछ भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं तो हम ये कहते हैं कि सृष्टि में अगर प्रथम यज्ञ हुआ तो दशाश्वमेध घाट पर हुआ, जो हमारे मोहल्ले दारागंज के बगल में है। हम ये भी मानते हैं कि जब युधिष्ठिर को लगा कि अपने पितरों का, पूर्वजों का, उनको मोक्ष दिलाना है, उनकी आत्मा कहीं भटकती न रह जाए, तो 10 अश्वमेध यज्ञ यही किए, दशाश्वमेध उसी नाम से। तो हम ये मानते हैं। लेकिन अगर इस सब को छोड़ दें तो राम को तो कोई अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं। आप अगर अस्वीकार कर रहे हैं तो आपकी अपनी धारणा होगी, आपके अपने जो कहते हैं कि मन में कुछ बसा होगा। लेकिन जब हम राम की बात करते हैं तो श्रृंगवेरपुर से, निषाद राज गुह से नाव पार करके, और जब भगवान राम यहां आते हैं तो कहां आते हैं? वो तो आते हैं महर्षि भारद्वाज के गुरुकुल में। यानी आज हम जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को म्योर सेंट्रल कॉलेज से अंग्रेजों के बनाए इलाहाबाद तक पहुंचे हैं, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल। अब आप बताइए, नाम इलाहाबाद रहे कि प्रयाग रहे? और हमने जो सुना, अब हो सकता है आप लोगों के यहाँ दादी नानी ये सब थोड़ा कम अभी कल्पवास करने लगे हों, चाचा मामा लोग, क्योंकि थोड़ा दूसरे तरह का जीवन हो गया। फिर भी 10 लाख कल्पवासी तो हैं यहाँ। दुनिया की कोई एक और भूमि बता दीजिए जहां 1 महीने तक अपना जीवन, अपना धन धान्य, अपने जो सास की कमर में खुशी हुई चाबी वो बहू को सौंप के और 1 महीने के लिए कहीं और चली जाए? है क्या संभव? 2-3 दिन के लिए तो जाएगी, तो नहीं दे के जाएगी। यानी जीवन बताने वाला ये शहर है। और वहां जो लोग आते हैं वो कोई इसी शहर के नहीं होते हैं, दुनिया के किसी हिस्से से जो आए। इसीलिए मैं कहता हूं जो इस शहर से गुजर गया वो इलाहाबादी हो गया, प्रयागवासी हो गया। वो कोई ऐसा नहीं कि यहाँ की कोई अलग से कोई वीजा और कोई यहाँ रह के वो कोई एड्रेस लेगा, कोई नाम लिखाएगा, कोई वोटर आईडी कार्ड बनवाएगा। तो ये इस भूमि की खासियत है। और जब लोग कहते हैं कि मेरे मन में वही रहेगा, तो मन में क्या होना चाहिए? मन में क्या हमारे स्वाभिमान को कुचल कर कुछ कालखंड में किया गया है तो वो होगा। और चलिए अब हम आपको व्यवहारिक धरातल पर ले आते हैं। निश्चित तौर पर आप लोग सब विश्वविद्यालय में हैं, तो 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक की याद तो होगी ही होगी, इतनी तो पक्का होगी। कितने लोगों ने गुनाहों का देवता पढ़ी हुई है? तो गुनाहों का देवता में इलाहाबाद का एक चित्रण है, किसी को याद है? धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता में लिखते हैं कि इलाहाबाद को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी ग्राम्य देवता या नगर देवता की परिकल्पना से बनाया हुआ शहर है। और फिर वो उसका विस्तारित स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वो सिविल लाइंस में जाते थे उस घर में। उनकी जो पूरी कहानी है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका जो प्रेम है, उनके जो पूरी कहानी जो है वो उस तरह से जाती थी। और उसमें इलाहाबाद के उस वैभव को बताया गया था जो वैभव अंग्रेजों ने बनाया था। अच्छा, आप जरा आप में से कोई बताइए कि कोई अकबर के समय में कोई वैभव याद हो आपके में? इतिहास की बात करते हैं। कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई अच्छी जगह, कोई बढ़िया सड़क, कुछ याद हो? और वो भी 2018 तक ये स्थिति हो गई थी कि आपके शहर में जो 15 मीटर की सड़क होती थी वो 7.5 मीटर रह गई थी, क्योंकि दोनों तरफ अतिक्रमण हो गया था। वो इलाहाबाद था। क्या बेतरतीब, बिखरा हुआ, गंदा सा, अस्त व्यस्त, वो था शहर। नाम भर नहीं बदला। नाम बदला तो इस शहर की सड़कों की चौड़ाई 3 गुना बढ़ गई। इस शहर को फिर से, जैसे कहते हैं ना कि किसी की सांस रुकने लगी हो, दम घुटने लगा हो, और अचानक उसको फिर से ताजा हवा मिल जाए। अब सवाल ये कि इसके बाद आप ये सवाल करेंगे कि क्या इसको बदला जाना चाहिए था? तो मैंने दोनों सत्नर को बताया। और ये जो ज्ञान की धरती है, इसके ज्ञान में आपको या तो
जो धार्मिक संदर्भ हैं तो वो हिंदू संदर्भ मिलेंगे, या आपको अंग्रेजों के समय के बनाए हुए विश्वविद्यालय और दूसरी चीजें मिलेंगी। तो शहर का नाम इलाहाबाद कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है? और मैं फिर कह रहा हूं, हम उदार लोग हैं, हम लचीले लोग हैं, और हम इसीलिए हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। ये अहिंदू विचार है किसी चीज को ध्वस्त कर देना, और इसीलिए हम सबको स्वीकार करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी नाम से भी समस्या नहीं। हम तो उसको भी इलाहाबाद बना के उसको बना देते हैं कि तो सरस्वती जी के नाम पर। तो शहर हमारा ऐसा है, और दुनिया में ऐसा शहर क्यों नहीं है? कल्पवास बता दिया मैंने। दुनिया में ऐसा शहर क्यों नहीं है? क्योंकि गंगा तय करती है कि हम किस इलाके में कितने दिन तक किसको रहने देंगे। यहां कोई रियल एस्टेट वाला आके यहां खेल नहीं कर सकता, गंगा का पार्ट उड़ा के चला जाएगा, संभव ही नहीं। ऐसी कोई टेम्परेरी सिटी दुनिया के किसी हिस्से में, इस धरती पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें ऐसी कोई अस्थायी सिटी शहर बनता हो। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब इस शहर की कल्पना होती है, तो आज आप ये बहुत बड़ा आयोजन देख रहे हैं। 2019 में ही बहुत बड़ा हो गया था। जब मैंने पहली बार इस शहर की इस आयोजन को कवर किया था तो 2001 था। कल्पवास तो बचपन से ही दादा दादी रहते थे, नानी नाना रहते थे, तो जाते ही थे। तो पहली बार जब मैंने कवर किया तो मेरे दिमाग में खटका कि अरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जनार्दन पंडा, वो हमारे दादू बड़की अम्मा वहीं रहते थे, तो क्या है भैया, कहे कि पिंजरा और 4 खाना का झंडा, और काली सड़क से उतर के दूसरे वाले से बाएं मुड़ो, झंडा लहराता दिख जाएगा। किसी भी अर्बन डेवलपमेंट की जो शहरों की ऐतिहासिक बनावट बसावट हो, आज के समय के चंडीगढ़ और नोएडा से पहले हमारे प्रयागराज शहर का ये जो टेम्परेरी सिटी बनती है वो तो थी, तो भैया असली वाली क्यों नहीं थी? इसका मतलब जो बनाने वाले थे वो इस तरफ नहीं चल रहे थे, अपना मूल पहचान ले रहे हैं। तो फिर से राइट टाइम हो रहा है, आगे फिर बात करेंगे। इसके पहले कि हम नीरज अत्री सर के तरफ बढ़ें और एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के बात करें, प्रश्न उठाएं, नैरेटिव्स पर क्या बदला क्या नहीं बदला, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कुछ बेसिक जानकारियां अपने दर्शकों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं या जो विजुअल माध्यम से उसको देखेंगे, वो जानकारी जुटाने में हमें आनंद शंकर सर का बहुत सहयोग इसलिए भी मिलेगा क्योंकि प्रयागराज का वर्तमान आज बहुत बड़ा समुदाय विश्व देख रहा है, मगर एक अपने जीवन का, जैसे हर्षवर्धन सर का अतीत बीता है प्रयागराज में, सर का भी यहीं पर बीता है। तो सर वही बेसिक क्वेश्चन है, प्रयागराज इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रयाग से इलाहाबाद और वापस पुनः प्रयागराज, क्या केवल नाम बदला है? मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने बड़े विस्तार से इस विषय को हम सबके सम्मुख रख दिया है कि केवल नाम नहीं बदला है। इन्हीं की बात को ऐड ऑन करते हुए और बिल्कुल पारंपरिक बात में करना चाहूंगा कि नाम केवल नाम मात्र नहीं होता, उसके साथ समूचा इतिहास, उसके साथ सभ्यता, उसके साथ संस्कृति और संस्कार, उसके साथ परंपराएं जुड़ी होती हैं। इलाहाबाद कहने से या इलाहाबाद कहने से ये नाम नामांतरों पर हम लोग बहुत न जाएं। उस परंपरा का बोध कैसे सुस्पष्ट होगा जो परंपरा प्रयाग और प्रयागराज से जुड़ी है। प्रयाग कहते ही उन वैदिक यज्ञों की याद आती है। यहाँ तमाम इतिहास के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। प्रकृष्ट याग प्रयाग, जहां पर उत्कृष्ट कोटि के वैदिक यज्ञ होते रहे हों, और यहाँ पर कौशाम्बी का एक्सकेवेशन हुआ है और प्रतिष्ठानपुर, जिसको आप झूसी आज कहते हैं, वहां का भी एक्सकेवेशन हुआ है। और एक लंबा हजारों वर्ष का, अब मैं उसको इतिहास के खांचे में बहुत टेक्निकल नहीं ले जाना चाहता कि स्टोन एज की कौन सी परत से लेकर के और कुषाण काल और मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल तक के यहाँ सेटलमेंट के साक्ष्य हैं, लेकिन यज्ञ कुंडों के श्रृंखलाएं और इवन कौशाम्बी से भी यज्ञ कुंड, जिसको शेनचित कहा जाता है, धर्मसूत्रों में उसका क्या उल्लेख है इस पर भी मैं नहीं जाना चाहता, वो सब कुछ प्राप्त है। तो जो प्रयाग नाम है वह इन यज्ञशालाओं से उस नाम को अभिद्योतित करता है कि वो परंपरा हमारी कैसी थी। दूसरी बात, प्रयागराज सामान्यतया हम सभी जानते हैं कि ये तीर्थराज है, और पुराणों में अगर आप आ जाएं, आप बहुत पुराणों को लेट भी माने, हम उस डेट पर भी नहीं जाना चाहते, तो भी कम से कम
पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। और मत्स्य पुराण तो ये कहता है कि जो समूचे धरती पर तीर्थ, धरती की बात, समूचे धरती पर लगभग 60 करोड़ 30 हजार तीर्थ हैं और इन सभी तीर्थों की संस्थिति प्रयागराज में है। तो आखिर जो जहां सभी तीर्थ उपस्थित हो जाते हो तो वह तीर्थों का राज प्रयागराज ही होगा। और मैं पहले जाऊं, महाभारत में एक बड़ा सुंदर सर श्लोक है। जब अर्जुन, मैं इसलिए ये नैरेटिव ये बात कर रहा हूं कि ऐसे नाम अपने साथ एक पूरा इतिहास लेके चलता है और वो परंपरा में, हमारे रूपकों में, हमारे मिथकों में कैसे गुंथा हुआ रहता है। तो महाभारत बहुत बहुत बाद की भी डेट आप मान लें, जो स्थापित तिथि है तब भी आज के 2500 वर्ष पहले का तो है ही, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। हालांकि हम लोग और पहले का मानते हैं, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। वहां पर एक, जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्ग जाते, तो स्वर्ग जाने के बाद ये होता है कि भाई अर्जुन बाकी के बाकी भाई तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे और पूरे महाभारत में धौम्य और पुलस्त ऋषि इसकी बात करते हैं। वो एक अलग संदर्भ है, कहाँ आपको मिलना होगा और कैसे आप रूट तय करेंगे, कहां से जाएंगे और कहां से वापस लौटेंगे। उसमें फिर आगे जब आप चलेंगे तो अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व में यह उल्लेख है कि हे भरत श्रेष्ठ, यदि आप प्रयाग में जाएं और माघ महीने में प्रयाग में स्नान करें तो केवल इस एक महीने में, अभी हमने 60 करोड़ 30 हजार तीर्थों की बात किया कि सबकी स्थिति प्रयाग में है, लेकिन इस एक महीने में 30 करोड़ 10 हजार तीर्थ उपस्थित हैं और यहां केवल नहाने से शरीर नहीं निर्मल होगा बल्कि कल्पों का, युगों का पाप खत्म हो जाएगा और जन्म मरण के इस आवागमन से आप मुक्त हो जाएंगे और आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो ये महाभारत में इस माघ की बात, इस कल्पों के पापों के समापन की, युगों के पापों के समापन की बात, आखिर ये जो परंपरा आ रही है वो परंपरा कहां से आ रही है? वो प्रयागराज और प्रयाग के नाम से आ रही है, वो इलाहाबाद और इलाहाबाद के नाम से नहीं आ रही है। एक दूसरी बात इसके साथ आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि परंपरा क्या है। अगर हम अपने मिथकों को और अपनी परंपरा को केवल कथा कहानी मान लेंगे तो फिर हमको अपने मंदिर भी म्यूजियम दिखाई देंगे। वो कैसे कैसे परंपरा इतिहास है, कैसे ये मिथक इतिहास है, ये बड़ा रोचक है। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सबने सुना होगा। वो जब छोटे छोटे संघ की शाखाओं में जाते थे तो बच्चे उनसे सवाल करते थे। किसी ने पूछा कि अच्छा संस्कृति क्या है, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर बड़ा छोटा एग्जाम्पल से संस्कृत को स्पष्ट किया। कहा कि भाई एक यजमान बैठा था और एक नाई बाल बना रहा था, हजामत बना रहा था, और जब उस्तरा वो चलाने लगा तो यजमान ने कहा भाई कितना सुंदर आप बना रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि उस्तरा चल रहा। तो उसने कहा साहब 300 साल का उस्तरा है। तो यजमान ने कहा 300 साल का उस्तरा, क्या इसमें जो ये लकड़ी की मूठ लगी है ये कभी बदली नहीं? कहा अरे क्या बात करते हैं साहब, न जाने कितनी बार बदल गई। कहा अच्छा, तब फिर ये जो इसका स्टील है वो जरूर नहीं बदला होगा। कहा साहब ये कितने दिन चलेगा, ये तो घिसते घिसते घिस जाता है ना साहब, ये तो न जाने अभी कितनी बार बदला। तो कहा कि ये उस्तरा बदल गया, इसकी मूठ बदल गई, इसका स्टील बदल गया, फिर भी तुम कह रहे हो 300 साल पुराना है। कहा साहब ये हमारे परिवार की परंपरा है, उस परंपरा में ये जिंदा था और उस परंपरा से ही ये हुनर हमारे पास आया है कि आप कह रहे हैं कि ये तो तुम शेव कर रहे हो और हमको पता नहीं चल रहा। तो ये परंपरा है और परंपरा और संस्कृत और इतिहास का ये अन्योन्याश्रय संबंध है। और एक कहीं कपिल तिवारी जी को मैं सुन रहा था, बड़ा सुंदर बात उन्होंने कही। कहीं जब बच्चा बड़ा होता है तो वो जब चलना सीखता है, जब पहला स्टेप खड़ा होता है तो वो बड़ी तेजी से माँ उसको चलाती है और बड़ी तेजी से वो माँ की उंगली छोड़ करके दौड़ता है।
लेकिन जो समझदार बच्चा होता है वो दौड़ते हुए बार बार पीछे देखता है, वो बार बार पीछे देखता है, क्योंकि अगर गिरूंगा तो मां संभाल लेगी। तो यह जो गिरूंगा और मां संभाल लेगी, यही परंपरा है और यही संस्कृति। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मां की तरफ आप चाहे जितना तेज दौड़े, जितना आधुनिक बने, वो जरूरी है, लेकिन उसकी जड़ कहां है, मां की तरफ देखना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि नाम में पूरा इतिहास, परंपरा, संस्कृति सब छुपा हुआ है, इसलिए प्रयागराज सार्थक नाम है। धन्यवाद। जैसे श्रीमद् भगवद गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि शरीर बदलता रहता है, आत्मा यथावत अजर अमर रहती। प्रयागराज के संदर्भ में जब हमारी पीढ़ी के बच्चे बड़े हो रहे थे तो हमें इसकी विशिष्टता के रूप में बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताई गई, कुछ एक बातें बताई गई। ये हमारी अज्ञानता थी या हमें बताने वालों की अज्ञानता थी, किंतु ये बताया गया कि प्रयागराज की विशिष्टता क्या है, गंगा यमुनी तहजीब। और क्या है, किला है यहाँ पर। किसका किला है? अकबर का किला है। और क्या है, संगम भी है या संगम है। और संगम का महत्व इतिहासकार नहीं बता पा रहे थे, लोग नहीं बता पा रहे थे। वो जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो अपनी अस्थि विसर्जन के लिए भी इसी संगम तक आते थे, अपने माघ मेले में के समय में यहीं आते थे, गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति के भाव से आते थे, उनके आवागमन से हमें यह पता चलता था कि जितना बताया जा रहा है उससे कहीं अधिक है। पर मूल प्रश्न यही रह गया सर कि गंगा यमुनी तहजीब। ये सर से मैं हर्षवर्धन सर से यह प्रश्न पूछूंगा कि ये गंगा यमुनी तहजीब एक प्रकार का ढांचा बनाया गया, उसके अंदर एक आत्मा छिपी थी। जैसे हम सब माया के जगत में हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती, कभी कभी अनुभव हो जाता है कि आत्मा शरीर में है, या जब ज्ञान का एक स्तर बढ़ता है, भक्ति का स्तर बढ़ता है, समर्पण का स्तर बढ़ता है, तो हमें आत्मा के होने का महत्व समझ में आता है, या ये अनुभव होता है कि आत्मा भी है या केवल शरीर नहीं है। तो ये गंगा यमुनी तहजीब से हम निकल करके आगे तो आ गए हैं, फंसे कहां पर थे? गंगा यमुनी तहजीब फ्रॉड है। इससे बड़ा फ्रॉड भारत में कोई और नहीं हुआ। गंगा भागीरथ ने स्वर्ग लोक से उतारी अपने पितरों के, पूर्वजों के, पुरखों के मोक्ष के लिए। देव नदी कही जाती। यमुना, जिसमें भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया, नाग नथैया खेला, जहर मुक्त कर दिया। तो कहां से ये गंगा यमुना तहजीब हो गई? गंगा यमुना की संस्कृति हो सकती है, और वो संस्कृति हिंदू संस्कृति है, वो संस्कृति सनातन संस्कृति है। इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म का एक नैरेटिव, एक जहर तैयार किया गया, और वो गंगा यमुनी तहजीब कह देता है। ये गंगा यमुनी तहजीब क्या है भाई? गंगा यमुना के शहर में कोई भी आ जाए उसको उतना ही सम्मान है। दुनिया के किसी हिस्से में सनातन का या किसी धर्म का समागम हो और वहां दूसरे धर्म वाला घुस के दिखाए, देखिए उसके साथ क्या व्यवहार होता है। और ये कितना हिंदू, कितना सनातन, कितना लचीला है। सोचिए, 3 टाइम कल्पवास वाला गंगा नहाएगा, 1 टाइम खाएगा, तो वो यहां है। जो आके डुबकी मारा, 3 डुबकी मारा, 11 डुबकी मारा, 21 डुबकी मारा, चला गया, तो वो यही है, हिंदू है। जो गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति आके चला गया, वो भी उतना ही हिंदू है। और जो कहीं नहीं आया, गंगा जल मंगाया, थोड़ा सा बाल्टी में मिलाया और नहा लिया, वो भी हिंदू है। दुनिया की और कौन सी सभ्यता संस्कृति है जो ऐसे बात करती है? तो ये फ्रॉड गंगा यमुनी तहजीब कहना, ये बंद करना चाहिए। विशेष करके नौजवानों को इस जहरीले जो तहजीब वाला नैरेटिव है, इसको बंद कर देना चाहिए। और अभी हमारे शहर में, जैसे पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, वो जब मौनी अमावस्या को एक अप्रिय घटना हुई, उन सभी मृतकों की आत्मा को बहुत विनम्रता पूर्वक मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो उसके बाद अचानक क्या हुआ? कहीं देखो मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, लोग मुसलमान सब आ गए हैं। अभी मैं कहूंगा तो अभी कोई कहेगा कि कम्युनल बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब वो इसी शहर का है तो क्या इसके पहले छात्रावास के जो लड़के लड़कियां पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, बिस्किट खिला रहे थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के सामने का पार्क खुल गया था।
हर मोहल्ले में जो भंडारे लग रहे थे वो बता रहे थे क्या कि हम हिंदू हैं, फलाना जाति है, डमाका जाति। तो ये मुसलमान आते ही कहां से आ गया? अगेन वही फ्रॉड, सेकुलरिज्म का नैरेटिव बिठाने की तैयारी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला शहर है, ये जो दुनिया के हर देश को अपने यहां सम्मान देने वाला शहर है, ये जो हर किसी को, अच्छा एक बात और मैं बोल दूं, आज मैंने डुबकी लगाते हुए अपने साथियों को, जो देश के अलग अलग हिस्सों से स्पीकर आए हैं, उनको ये बताया, एक और भ्रम फैलाया जाता है कि गंगा पाप धोने जाते हैं, और कुछ मूर्ख हिंदू भी उसी को बढ़ाते हैं, कुछ मूर्ख हिंदू उसी को बढ़ाते हैं। गंगा पाप वाप नहीं धुलती है भैया, गंगा निर्मल है, गंगा आपके मन को निर्मल करती है। और ये मैं आप सबको कहता हूं, पहली डुबकी मार के देखिए गंगा, उसके बाद आपको लगे कि हाँ कुछ तो हल्का हो गया, कुछ तो मन दूसरी तरफ सोचने लगा। आपके विकार को दूर करने के लिए गंगा है, आपके पाप को धुलने के लिए गंगा नहीं है। ये भी उसी फ्रॉड सेकुलरिज्म का नैरेटिव, तो इससे भी बचना चाहिए। और जहां तक आगे जाने की बात है, तो आगे तो हम पहुंचे ना। आज हम जहां खड़े हैं वहां पर दुनिया अब उसी तरह से देखती है। अब कोई वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करता नहीं। बीच बीच में कुछ जो पुराने वाले हैं, जिनके कहते हैं ना कि पछुआ हवा बहती है तो कभी पिटाए हैं तो दर्द बहुत होता है, तो उन लोगों को भी पिटाई बहुत हुई है ना पिछले 1 दशक में, तो उनको भी दर्द होता है। पछुआ हवा चलती है तो दर्द होता है, उनको माघ में दर्द होता है। तो लेकिन अब कहीं है नहीं, उसकी चर्चा मत किया कीजिए। ये जिस तरह जो भी संदर्भ बनाए गए, गंगा यमुनी तहजीब और भी जो कुछ हमें परोसा गया, हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आत्मविस्मृति करने या कराने का साधन के रूप में इसको विकसित किया गया, ढूंढा गया, तराशा गया और परोसा गया। आत्मविस्मृति कहाँ से आती है? हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन से आती है, जब मूल तथ्य छिपा दिए जाते हैं या उनको प्रकाश में नहीं लाया जाता है और ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री क्रिएट कर दी जाती है, जो हमारे देश और संस्कृति की आत्मा से कम सरोकार रखते हैं। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, तो आदरणीय नीरज अत्री सर से प्रश्न बनता है कि ये जो नैरेटिव्स बदले गए, ये जो नई बातें बताई गई और जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी बातें थी, जो युवाओं को बताई जानी चाहिए थी। और एक और प्रश्न सर इसी में से निकल के आता है, मैं 2 प्रश्न एक साथ पूछ रहा हूं कि सेक्युलरिज्म हर वह चीज, हर वह विचार जो हमारी आध्यात्मिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक आत्मविस्मृति को अभिव्यक्त कर पाए, वही सेक्युलरिज्म है, ऐसा हमें बता दिया गया। जय श्री राम आज हम जिस प्रकार से बोल पा रहे हैं, हम पहले नहीं बोल पा रहे थे। तो क्या हम पहले सेक्युलर थे और अब नहीं रह गए? ये प्रश्न मेरा सर आपसे। और नैरेटिव्स की बात करेंगे। सभी को जय श्री राम। जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी जो ये हिस्ट्री बुक्स हैं उन्हें डिस्टॉर्ट करके हमारा ब्रेन वॉश किया गया, वो ठीक है। लेकिन अगर उसने यहाँ आकर एक शहर का नाम इलाहाबाद रखा तो क्यों रखा, है ना? आपने अभी पूछा कि नाम बदला तो उससे क्या बदला, और त्रिपाठी जब बैठते हैं वहाँ डिस्कशन में तो एक लेफ्टिस्ट डिस्कोर्स ये आता है कि नाम बदल के क्या कर लिया आपने, नाम बदलने से क्या हो जाएगा कि योगी जी सिर्फ इस तरह के सुपरफिशियल काम करते हैं। जब हम इतिहास देखना शुरू करते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है औरंगजेब के जीवन का। वो जब डेक्कन में जाता है तो वहां पे एक छोटा सा शहर है नदी के किनारे बसा हुआ, ब्रह्मपुरी उसका नाम है। तो औरंगजेब जाता है और वहां पर बोलता है कि आज से इसका नाम इस्लामपुरी होगा, नाम बदल दिया जाता है। और जिजिया उसने दोबारा से लगा दिया था, तो जितने शहर के रहने वाले लोग थे उन पे जिजिया उन्होंने लागू कर दिया। तो लोगों ने वहां से जाना स्टार्ट कर दिया और वो क्या कर रहे थे, नदी पार करते थे, और क्योंकि उधर मराठों का एरिया था तो वहां पर वो सुरक्षित फील करते थे, तो वहां एक छोटा सा नया नगर बसना स्टार्ट हो गया। तो जो औरंगजेब का फौजदार था उसने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी। औरंगजेब थोड़ा आगे गया था मराठों को पकड़ने, बोला कि इस्लामपुरी की जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो रही है क्योंकि जितने व्यापारी थे वो सारे निकल के चले गए। तो औरंगजेब जो उसे उत्तर देता है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि तुमने इसका नाम ब्रह्मपुरी क्यों नहीं लिखा। तो फिर उसे बुलाया गया तो बोला कि आप ही ने तो नाम बदला था। बोले जब किसी चीज में कमजोरी हो
तो उसके साथ इस्लाम का नाम नहीं जोड़ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है तो तब तुम इसे ब्रह्मपुरी बोलोगे, लेकिन अगर ये बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तब ये इस्लामपुरी कहलाएगा। तो 300 साल पहले हम सोचते हैं कि छोड़ दीजिए कि हमारे देश में जब लोकतांत्रिक सरकार बनी तो उसने इस देश में जब कम ग्रोथ होती थी तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया था। तो अब वो औरंगजेब थे कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके संदर्भ से आज मैंने कहा बता जी। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि हमारे माइंड में जब औरंगजेब का नाम आता है तो एक क्रूअल, बारबैरिक, एक बिल्कुल वहशी से आदमी का ध्यान आता है कि जो मरने काटने पे, इन चीजों पे ध्यान देता होगा, लेकिन वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कितना एक्सपर्ट था वो हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। और यही हमारे साथ खेला गया। और क्योंकि आपने नैरेटिव पे क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ गंगा जी के किनारे का एक एग्जाम्पल है अकबर के समय का। साधु बैठे थे गंगा किनारे, 15-20 साधु थे, और फकीर आते हैं। अब जनरली हमें ये माना जाता है कि फकीर और साधु और संत एक ही बात है। अभी जब मैं यहाँ घूम रहा था तो एक ने मेरे सर पे हाथ रखा, फकीर की दुआ लगेगी बेटा, पैसा दे दे। अपने मोदी जी भी बोलते थे ना कि मैं तो फकीर हूं, थैला लेके चल पड़ूंगा। ये गलतियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम शायद इतने ज्यादा कट चुके हैं अपनी परंपराओं से कि हम शब्दों के महत्व को समझ नहीं रहे। तो ये जो 15-20 साधुओं का टोला बैठा था, वो सुबह स्नान करके निकलते, सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय, और वो जल तर्पण कर रहे हैं। फकीरों की टोली आती है, एक 40-50 होते हैं, वो वहीं गंगा जी में कूदते हैं, उन सब के सर काट के मार देते हैं उनको। तो यहां से साधु गए अकबर के दरबार में कि ये जो फकीर हैं, एक तो हमें मारते हैं, एक उनके हाथ लग गया था फकीर, जो उन्होंने पकड़ लिया कि इसे सजा दी जाए। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि जितने गंगा जी के किनारे छोटे छोटे मंदिर हैं उनकी मूर्तियां तोड़ देते हैं, मंदिर ध्वस्त कर देते हैं। तो अकबर ने कहा, कहता कि देखो ऐसा है कि एज पर लॉ, जिस अकबर को हमारे यहाँ सेक्युलर बताया जाता है, अकबर द ग्रेट बताया जाता है, बोला कि एज पर लॉ मैं किसी फकीर को कोई सजा नहीं दे सकता, उन्हें इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी क्यों है? अकबर के टाइम भी यहाँ शरिया लॉ ही चलता था, और शरिया के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक मोमिन होते हैं और दूसरे काफिर होते हैं। काफिर के आगे 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक अहले किताब होते हैं, एक मुशरिक होते हैं। तो जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं उनके पास एक एक किताब है, अहल ए किताब, पीपल ऑफ द बुक, तो वो हो जाते हैं। मुशरिक जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो एक से ज्यादा को मानते हैं, वो मुशरिक है। तो 2 कैटेगरीज है, मोमिन और काफिर। अब काफिर को, अच्छा हाँ, एक इसमें और इसी से जुड़ जाएगी चीज, हम बोलते हैं कि हमने बड़ा ईमानदारी से काम करना चाहिए। कानून में एक व्यवस्था होती है कि किसी को अगर विटनेस बनना है, कोई केस चला, एक विटनेस आना है, तो उसका पहला जो कंडीशन होता है द विटनेस शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड। क्योंकि साउंड माइंड नहीं है तो उसकी विटनेस मानी नहीं जाएगी, पागल को तो रखेंगे नहीं। तो शरिया लॉ चलता है, शरिया अब लॉ चल रहा है तो काजी भी और अदालत भी है। अदालत में जो विटनेस देने आएगा वो वही आ सकता है जो साउंड माइंड का है, और जो साउंड माइंड का है वो हमेशा मुसलमान हो सकता है। क्योंकि 1400 साल पहले एक किताब उतरी जिसने बोला कि सब पहले के जाहिल थे, अब ये नूर आया है, तो ये उनका प्रपोजल है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब यार ये इंटेलिजेंट है, ये बुद्धिमान है, ये इसने ईमान ले लिया तो ईमानदार हो गया। तो ईमानदार बिकम्स एलिजिबल टू बी अ विटनेस। तो टेक्निकली हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई भी ईमानदार नहीं है, हम सब बेईमान है, और अकॉर्डिंग टू शरिया हमारी विटनेस वहां पे नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब इसके संदर्भ में अकबर ने बताया कि शरिया लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, और जो फकीर काम कर रहे हैं वो एज पर शरिया कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ना रोका जा सकता है, ना उन्हें कोई दंड दिया जा सकता है, बल्कि उन्हें पारितोषिक तो दिया जा सकता है। तो साधु बोले कि फिर हम क्या करें? तो बोले अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो मेरी सेना नहीं मिलेगी, आपको अपनी सेना बनानी पड़ेगी। और उस समय जो 2 परंपराएं शुरू हुई,
जो शाक्त हैं, क्षमा कीजिए, जो शैव हैं, उन्होंने अपने साथ गृहस्थों को मिलाया और उन गृहस्थों को सन्यासी बोला जाता है। और जो वैष्णव थे उन्होंने अपनी ऐसी ही सेना बनाई जिन्हें बैरागी कहा जाता है, और उसी में से जो आज जिसे बंदा सिंह बैरागी कहते हैं वो उस परंपरा में से निकल के आए थे। तो अब ये शब्दों की बात हम कर रहे थे कि हमने फकीर को क्या सोच लिया कि वो भी संत है, जबकि ये इतने ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, जिसका यहाँ से आपको स्पष्टीकरण मिल जाता है। और वही जो अभी गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही थी वो भी यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है। अभी जैसे वो बच्चा जब आनंद जी से पूछ रहा था कि उनका इजराइल में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका बुद्धिस्ट से भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका हिंदू से भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्यों है ऐसा? अब क्यों है ऐसा? हम ये कहते हैं कि डीएनए तो सेम है उनका, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जो सॉफ्टवेयर उनका बदला जाता है उसमें प्रॉब्लम आती है। जब उन्हें एक बच्चे को 6-7 साल का बच्चा है, उसे जब मदरसे में लेके जाते हैं तो उसे सिखाना शुरू करते हैं कि एक गॉड है जिसका नाम अल्लाह है, साथ में आसमान पे बैठता है वो, और उसने किताब भेजी थी और उस किताब के अकॉर्डिंग पूरी ह्यूमैनिटी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। जो हम मोमिन हैं हम सुपीरियर हैं, जो सारे के सारे काफिर हैं वो इंफीरियर हैं, और इंफीरियर भी कितने हैं? दे आर टू बी हेटेड। जो कुरान में शब्द आता है वो है नजस, कि काफिर तो निरे नजस हैं। अब हम लोगों को पता नहीं होता नजस का अर्थ क्या है, तो इसका अगर मीनिंग आपको समझना है कि इस्लाम में 10 चीजें हैं जो नजस समझी जाती है। अब नजस, जब मैं बोलता हूं ना कि नजस को समझ लीजिए, तो बोलते हैं अच्छा वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे। इतना नहीं है। नजस शब्दों में क्या आता है? सूअर, काफिर और मल और मूत्र, जो घृणा के योग्य है। अब घृणा भी एक्चुअली गलत शब्द है। हिंदी में नजस के लिए अगर आपको काउंटर ढूंढना है, जो एक कंपैरेटिव शब्द ढूंढना है, तो विद्वेष होगा, जिनके लिए तुम्हारे मन में विद्वेष होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमने 1947 में जो भी टूटा फूटा देश हमें मिला था उसे बचाना था और लोगों को सुरक्षित रखना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें आता है कि हमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड को प्रमोट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। लेकिन हमने किया क्या साथ में? वो जब 6-7 साल का बच्चा मदरसे में जाता है तो पढ़ता है कि 7 आसमान है। पहली अनसाइंटिफिक चीज, वहां पे एक अल्लाह बैठता है विदाउट एनी एविडेंस। उसने एक किताब भेजी, वो किताब बिल्कुल मुकम्मल है, और उस किताब में ये लिखा है कि जितने नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब के सब काफिर हैं, दे हैव टू बी किल्ड। अब कई लोग बोलते हैं कहीं पासिंग रेफरेंस आ गया होगा, तो कुरान में 6236 आयतें हैं जिन्हें एक सेंटेंस को एक आयत बोलते हैं। उनमें से 3910, लगभग 3910, विच इज मोर देन 60%, वो काफिरों के बारे में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसमें कहीं पर भी उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं आती, उन्हें मारना है, काटना है, महिलाओं को उठा के ले जा सकते हैं, सब वहां पे बताया जाता है उन्हें। तो जब वो बच्चा पढ़ते पढ़ते 17, 18, 20 साल का होगा तो उसकी माइंडसेट कैसी होगी? सोच के देखिए। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से दूर चला गया, अगर हम सिर्फ सेक्युलर भाषा में बात करना शुरू करें, और उसके अंदर ये इतनी प्रबल प्रवृत्ति भर दी गई है कि तू इनको मारेगा तो तुझे जन्नत मिलने वाली है। और आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि इस्लाम की बिल्कुल कोर टीचिंग्स क्या है। जो नैरेटिव की आप बात कर रहे थे, तो जो ये हमें बताता है कि हमने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की। ऑल्दो हमें बड़ी शुगर कोटेड लैंग्वेज में बताया जाता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने 14 देशों से बोरो किया, कुछ फ्रांस से, कुछ इटली से, कुछ यहाँ से, कुछ वहां से। तो तब हम छोटे छोटे थे, हमें लगता था यार कोई बड़ी अच्छी चीज बनाई होगी। लेकिन आप चारों तरफ जब नजर दौड़ाना शुरू करते हैं तब आपको दिखता है कि अगर हमने कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होनी थी। और देखिए, फ्रांस से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर शुरू होते हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का आइडिया है। धर्म से उसका दूर दूर का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये सोचना ही कि एक किताब
इतनी डाइवर्स ह्यूमैनिटी के लिए सफिशिएंट है, ये अपने आप में बड़ी मूर्खता की बात है। जहां से ये शुरू हुआ वहां पे आज 5th रिपब्लिक चल रहा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन 4-5 बार बदल चुके हैं, और हमें सारा नैरेटिव क्या चल रहा है, संविधान बदल गए। 105 बार पहले बदला जा चुका है, और बदल देंगे के डर से ऐसे लोग हैं जो वोट बदल लेते हैं। जबकि ये जितनी हमें आसपास सत्यानाश दिखाई दे रहा है, ऐसा वर्ग आपको दिखाई दे रहा है जो इस देश को सबवर्ट करना चाहता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारे देश में तो इलाहाबाद रहेगा। जब चंडीगढ़ से फ्लाइट ली मैंने, तो रास्ते में एक बुजुर्ग सज्जन थे, साथ में उनके बच्चे थे। तो मैंने कहा आप कुंभ पे जा रहे हैं? बोले हाँ जा रहे हैं। तो बोले, मैंने कहा इलाहाबाद? कहते नहीं, प्रयागराज। तो मैं चुप हो गया। बोले कि मेरा जीवन बीता, मैं एचयू में पढ़ता था, तो मेरे जितने दोस्त यहां से आते थे वो मतलब मेरे जन्म के टाइम की बात कर रहे थे, कहते हो तब भी से प्रयागराज ही बोलते थे। तो ये जो क्लैश आपको दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग जिसे हमें अपने समाज में मेन स्ट्रीम में मिलाना चाहिए था, हमने उन्हें मदरसों के हवाले करके उन्हें ऐसे नर्क में धकेल दिया, ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन में धकेल दिया कि हमें उसका पता नहीं कैसे प्रायश्चित करेंगे। और करना है तो मैं बार बार बोलता हूं कि इन सबको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, सबकी घर वापसी कराएं ताकि वो इस महान सभ्यता का हिस्सा बने, ना कि एक ऐसी अनसाइंटिफिक हेट से, नफरत से भरी हुई आइडियोलॉजी का पार्ट बने जिसे हमने गलती से रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्शन दे दी है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इलैबोरेटली मगर कई विषयों को साथ में ले लिया। हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। नीरज जी से बस एक थोड़ा सा असहमति है और गंभीर असहमति है। पहली बात तो ये कि हमारा संविधान किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक परिवार, उसकी बपौती नहीं है। हमारा संविधान देश के उस वक्त के सभी जो विद्वान लोग थे उन्होंने मिलकर बनाया और बहुत शानदार संविधान बनाया। ये कोई रिलीजियस बुक भी नहीं है कि जिसमें न हो, जो आपने ही बताया कि 105 बार हमने संशोधन किया। अगर कोई उसका पॉलिटिकली कोई इस्तेमाल कर ले रहा है तो संविधान नहीं गलत हो गया, पहली बात तो ये। तो मैं एकदम संविधान के खिलाफ कोई बात, तो एकदम मैं तो कम से कम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे संविधान को जब भी 26 जनवरी आए तो चूंकि गणतंत्र बना तो हम उसी हिसाब से याद करेंगे। तो तुरंत हम याद करें कि हमारा जो ओरिजिनल प्रेम्बल है, मूल प्रस्तावना है, उसमें न तो सेक्युलर था और न सोशलिस्ट था। यानी हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, और मैं तो कहूंगा कि संविधान पढ़िए न पढ़िए, संविधान सभा की बहस जरूर पढ़िए। मैं ये हर जगह, जहां भी मैं विश्वविद्यालय में जाता हूं, जहां किसी आयोजन में जाता हूं, और अगर मुझे कोई संदर्भ मिल गया, जैसे अभी नीरज जी ने धन्यवाद कि उन्होंने दे दिया, संविधान सभा की बहस जरूर पढ़िए। आज के जो सवाल हैं उन्होंने इसलिए सिर्फ टाले थे कि आज हमारा हिस्सा एक कटा है, थोड़ी खून खराबे वाली स्थिति है, पीड़ा वाली स्थिति है, हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, बहुत सी चीजें थी। उन्होंने ये सोचा था कि हमारे देश के नेता 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल सब खत्म कर देंगे। ये नेताओं की गलती है, वो बेईमान निकल गए, संविधान नहीं गड़बड़ था। और संविधान इसीलिए, ये जिसको हम कहते हैं ना कि संविधान, नहीं, नीरज जी की शब्दावली थोड़ी अलग है तो वो हमारी नहीं रहेगी, वो उनका, क्योंकि मुस्लिमों पर अध्ययन ज्यादा है, मेरा हिंदुओं पर अध्ययन ज्यादा है, तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए मैं वही शब्दावली इस्तेमाल करूंगा जो हमारी को, ठीक है, वो आपकी वाली आपकी भी है। तो मेरा ये मानना है कि इस देश के संविधान को खूब पढ़िए, और इस देश के संविधान को किसी से खतरा उतरा नहीं है, क्योंकि हम मूलतः लोकतांत्रिक हैं। ये किसी, न तो 15 अगस्त 1947 ने हमें लोकतांत्रिक बना दिया, न किसी संविधान ने बना दिया, लेकिन संविधान उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता है और वही अधिकार देता है कि हम उसको कभी भी बदल सकते हैं। संविधान बदलना संविधान को खत्म करना नहीं है। ठीक त्रिपाठी जी ने, जो मैं जिस सेंस में बोल रहा हूं मैं एक बार उसे स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाती है उसमें। कि अगर आप पूरे संसार में देखेंगे तो जिसे आज हम सनातन सिविलाइजेशन बोलते हैं, लगभग ऐसी सभ्यताएं पूरे संसार भर में थी। माया, एज़टेक, इंका, पर्शियन, रोमन, जितनी सभ्यताएं थी उन्हें 2 आइडियोलॉजीज ने समाप्त किया, क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने। और उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, उनकी एक किताब है जिसमें वो बड़ा स्पष्टता से बताते हैं कि हमें
सारी दुनिया को, एक का बोलना है कि हमने सारी दुनिया को दरुल इस्लाम बनाना है, दूसरी का बोलना है हमने सारी दुनिया को किंगडम ऑफ गॉड बनाना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो डिक्लेयर्ड है, वो इसको छिपाते भी नहीं, ना घबराते हैं ना डरते हैं। अब बाय एक्सटेंशन इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, या तो हिंदू मुसलमान बनाना है, क्रिश्चियन बनाना है। दैट मीन्स कि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है सभ्यता को समाप्त करने का। हमने इस चीज को स्टडी ना करके, अगर हम सभ्यता को सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना था। ऑन द अदर हैंड हमने क्या उन्हें माइनॉरिटी के नाम पे प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी, इसीलिए वो निरंतर बढ़ते गए और हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, जो आपको बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये जो संरक्षण दिया गया माइनॉरिटी के नाम से, ये नहीं होना चाहिए था। और हमें उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेते हुए कि इन्हें किसी समय पे गलती से तलवार के डर से, जिजिया के डर से, चावल की बोरी के डर से कन्वर्ट किया गया, तो इन्हें वापस लेके आना है, केवल मेरा इतना कहना है। और उस संदर्भ में जो ऐसी व्यवस्था है जो उन विचारधाराओं को जो हमारी सभ्यता को समाप्त करना चाहती है, उन्हें प्रिविलेजेस देने की बजाय उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए था। जो बातें अभी निकल करके आई हैं, इनमें कुछ अपने आप में मुक्त संवाद हो सकते हैं, कुछ बातें हिंदू ऑर्डर्स इन द लाइट ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस एंड ऑल्सो ऑफ इस्लामिक ऑर्डर। मैं कल्चरल ऑर्डर बोलने जा रहा था, मगर इस पूरे संवाद में एक प्रश्न जो निकल करके आता है, क्योंकि हमें हमारा विषय जो है इतिहास है, और इतिहास अपने आप में संस्कृति, सभ्यता जैसे मानकों को लेकर चलता है और उस पर ऑपरेट होता है, उसको साथ में लेकर चलता है, दे गो हैंड इन हैंड। तो इतिहास के एक अध्येता से, एक प्रोफेसर से मेरा एक प्रश्न है। डिक्शनरी कहती है कि कल्चर का मतलब संस्कृति, कुछ इसी प्रकार की बात करती है। विद्वान कहते हैं, भारत के विद्वान कह रहे हैं कि संस्कृति उचित ट्रांसलेशन नहीं है कल्चर का। किपलिंग कहते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के पास एक बीड़ा था, विश्व के तमाम देशों को सभ्य बनाने का, ये व्हाइट मैन्स बर्डन था। ये सभ्य कैसे बना सकते हैं? उनको, उन पर इंपीरियल पावर का प्रयोग करके उनको बलपूर्वक या किसी भी अन्य प्रकार से उनको सभ्य करेंगे। एक ऐसा देश जहां पर स्वयं ये नहीं तय हो पाया था कि कितने प्लेनेट हैं, जहां किसी को सजा दे दी जाती है, जिस क्षेत्र में वेस्ट में गैलीलियो को और जाने किस किस को, किसी ने कह दिया धरती गोल है तो उस पर सजा मिल गई, किसी ने कुछ और कहा। सभ्यता संस्कृति के विषय में मैं वक्ता नहीं हूं, मैं मॉडरेटर हूं, मगर जो प्रश्न उठते हैं, हमारे यहाँ खगोल शास्त्र जाने कब से है, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी जाने कब से है, काल की गणना की जब मैकेनिज्म नहीं डेवलप किए होंगे नासा और जाने कौन सी ऐसी संस्थाओं ने, तब से हमारे पास बहुत कुछ है। हम वो जो नारी को सर्वमान्य, सर्वत्र पूजनीय मानते थे, और एक ऐसे वेस्ट के देशों में वेयर वुमन वर बर्न्ड ऑन स्टेक रेफर्ड एज विचेस, और बहुत सारी और बातें, सब संस्कृति सभ्यता का विषय है, बहुत रोचक विषय हैं, खूब इस पर बातचीत हो सकती है। मैं लौटता हूं इतिहास के और संस्कृति के या सभ्यता के, ये प्रोफेसर हैं, ये सर से खुद जानेंगे। सर, वही एक प्रश्न एक पंक्ति में, कल्चर संस्कृति, क्या यही ट्रांसलेशन है या बात उसके आगे है? नहीं, सिविलाइजेशन का ट्रांसलेशन सभ्यता है, नहीं कल्चर का हिंदी या संस्कृत शब्द संस्कृति है। जिसको कल्चर कहा अंग्रेजी में, तो वो कैसे निर्मित हो रहा है, वो किसका कल्चर है? किसी देश का, किसी जाति का, किसी धर्म का। ये जो समूह है वो कल्चर क्रिएट कर रहा है। हमारे यहाँ कल्चर किसको कहा, जिसको हम संस्कृत कहते हैं? हमारे यहाँ तो संस्कृति है ही नहीं। हमारे यहाँ तो संस्कृत यानी नहीं तो संस्कृति। और मैं स्पष्ट करूं इसको,
कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, कितनी सुंदर बात है। कहा कि भाई हम जिस संस्कृति को सृजित कर रहे हैं वो संस्कृति तो पूरी धरती के लिए है, और विश्ववारा ये मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। कहाँ इसमें किसी देश की परिसीमा है, कोई भूगोल है, कोई धर्म की परिसीमा है, किसी जाति की परिसीमा है, ये तो कुछ है ही नहीं। सा प्रथमा संस्कृति, ये प्रथम संस्कृति है, और प्रथम संस्कृति जो सृजित हो रही है वो सृजित कैसे हो रही है? तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के स्वरूपों के संग्रह से। और ये किसके लिए हो रही है? तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। तो ये संस्कृति और जिसको कल्चर आपने कहा वो बहुत दूर है। इसी तरह से सभ्यता को आप समझिए, सभ्यता में केवल पोष माने सब कुछ है, वो बहुत बृहद है, वो भी केवल भौतिक नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब माओ त्से तुंग की का रिवॉल्यूशन हुआ चीन में, तो कहा गया भाई ये दुनिया में पहली बार इस तरह की बात हुई जिसने बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम को एक जमीन पर ले आकर के खड़ा कर दिया, बड़ा भारी बदल किया। महाभारत के दोनों संदर्भ में दूंगा, एक संभवतः वन पर्व का है अगर मुझे ठीक याद है, लेकिन महाभारत के दोनों संदर्भ हैं, और एक उद्योग पर्व का। कहते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है वो सभ्य लोगों का समूह है। पहली बात, सभ्यता सभ्य लोगों का समूह है। अब सिविलाइजेशन को आप देखें, अब आप खुद ही उसके अर्थांतर को समझ लें कि वो सिविलाइजेशन क्या द्योतित कर रही है, क्या रेखांकित कर रही है, और हमारी सभ्यता क्या कर रही है। और दो बात, न नह गच्छेत निर्वपेत कृषिम, ये महाभारत में है कि भाई जो जमीन में बीज बोना नहीं जानता वो सभा में हमारे नहीं आएगा। अब मैं सभा को बता रहा हूं, अच्छा वो सभा में नहीं बैठेगा, एक तरफ। दूसरी तरफ, एक तो जो बीज बोना नहीं जानता यानी जो फिजिकल लेबर नहीं करता वो सभा में नहीं बैठने का अधिकारी है, और दूसरी तरफ जो विवेक का उपयोग नहीं करता वो भी सभा में नहीं बैठेगा। बुद्धि, विवेक और श्रम, विवेक और श्रम दोनों को समान धरातल पर ले आके खड़ा किया और कहा कि जो विवेकी नहीं है वो भी सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है। आपके पास विवेक भी होना चाहिए। विवेक तो और बड़ी चीज है, बुद्धि तो अविवेकी काम भी करती है और उसको पुष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक जो मूल्यों से समर्थित हो, जो वैल्यूज की बात करे, वो विवेक है, ये अलग विषय है। और ये सब मिला करके जो सभ्यता और संस्कृति की आपने बात किया, ये सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि अर्थशास्त्र, तो सभी लोग वेस्ट की परिभाषा, बेंथम की परिभाषा, सबकी परिभाषा आप पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई वेल्थ का साइंस ही अर्थशास्त्र है। हमारे यहाँ तो शुक्र नीति कहता है कि अर्थानु अर्थो तु वार्तायाम, यह केवल अर्थ का विज्ञान नहीं है भाई, जो अनर्थ से बचाए वो अर्थशास्त्र है, जो अनर्थ से बचाए वो अर्थशास्त्र है। आप इसकी व्यापकता को देखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति पोषण की संस्कृति है, और शुक्र नीति में तो सारे उद्योग धंधों का एक पूरी सूची है, किस पर 5% और किस पर 10% आप लाभ ले सकते हैं। केवल किसान को अधिकृत किया है कि वह दोगुना लाभ लेगा, इसलिए कि वह पोषक है। तो हमारी पूरी संस्कृति ही पोषण की संस्कृति है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो वो कल्चर और कहाँ ये पोषण की संस्कृति, अनुरक्षण की संस्कृति जो सबके बारे में सोचती हो, इतने बड़े व्यापक क्षितिज पर ये जो देखने की दृष्टि है, ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ी है। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि ये जो हमारी संस्कृति है ना, वो, और इसी संस्कृति से जब वो भाव आया कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, तब ये भाव आया माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, ये धरती हमारी मां है और इसके हम पुत्र हैं। और जब ये भाव आया तभी वसुधैव कुटुंबकम का भाव आया। कहां कल्चर और कहां संस्कृति, आप देखिए ना, आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः, दुनिया भर से श्रेष्ठ बातों को आने दो, श्रेष्ठ ज्ञान को आने दो, और वो आएगा तो क्या होगा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, चलो दुनिया को श्रेष्ठ बना लेते हैं।
यह जो एक संपूर्ण धरती को समेटना, पूरी दुनिया को समेटना और इसको समेटना, अब मैं थोड़ा और आगे चल रहा हूं, मानवेतर भी बात कर रहा हूं कि केवल मानव समाज ही नहीं, केवल मानव जाति ही नहीं, बल्कि चर अचर, मानव अमानव सभी कुछ उसमें समाहित है। आत्मानम सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो सभी में भूत अभूत चर अचर सभी में एक ही आत्म तत्व का दर्शन करेगा, वही पढ़ा लिखा कहा जाएगा। तो यह इतना जो बड़ा बोध है, इतना बड़ा वट वृक्ष है, कहाँ कल्चर इसका साम्य और इसके सामने वो खड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत सीमित अर्थ है उसका, और ये जो संस्कृति है वो असीमित है। और फिर एक बात कहूं, थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूं, इसी संस्कृति ने इस राष्ट्र को पैदा किया। हम जो बात कहते हैं कि दुनिया में राष्ट्र अनेक तरीकों से बने, कुछ सोशल कॉम्प्रोमाइजेज, कुछ पॉलिटिकल कारण से बने, कुछ आर्थिक कारणों से बने, कुछ युद्ध के बाद हुए समझौते से राष्ट्र बने, लेकिन हम कहते हैं ना कि ये तो इवॉल्व, हमारी संस्कृति भी इवॉल्व करती है, हमारा नेशन भी वैसे ही विकसित हुआ, इवॉल्व किया। और जिस श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ पुरुषार्थ ने संस्कृति बनाई, वहां से ही हमारा राष्ट्र उद्भूत हुआ। अब मैं इसमें यह नहीं कहूंगा कि वेदों में राष्ट्र शब्द है, उस राष्ट्र का अर्थ एक लाइन में केवल कहना चाहता हूं कि जो वेदों का राष्ट्र है वह लोक है, वह संपूर्ण धरती है। उसको समझिएगा। युवो द्यावा बृहद राष्ट्रम इन्वत ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम टेक्स्ट है, वो इसकी वकालत करता है। और फिर वो बताता है हमारे राष्ट्र में कैसे पढ़े लिखे लोग पैदा हों, कैसी महिलाएं हों, ये सब बड़ा डिटेल है। और ये जो नेशन स्टेट और नेशन, ये तो बहुत बाद में और बड़ा छोटा घटक है। जो ये राष्ट्र की परिकल्पना है, अवधारणा है, वो बहुत बहुत विराट अवधारणा है, और इसी संस्कृति से वो पैदा हुआ है। और इस संस्कृति से पैदा होने के नाते वो कितना पवित्र है और कितना व्यापक अर्थ रखता है। केवल अब तीर्थ को देख लीजिए, तीर्थ यात्राओं को देख लीजिए। हमारे यहाँ तो जो कल्चरल बाउंड्री क्रिएट हुई, वो कैसे क्रिएट होती है? नदियों से, पहाड़ों से, गांव से, नगरों से, समंदर से। और ये जितना कुछ मैं कह रहा हूं सब तीर्थ है, हर जगह तीर्थ है। तीर्थ स्थानों ने, तीर्थ यात्राओं ने, महापुरुषों के पद चिन्ह और चरण ने, जिधर जिधर राम गए, पूरा राम वनगमन का जो पूरा रूट है, सब तीर्थ है। और ये जो तीर्थ है, जिस राष्ट्र को बना, और मैं फिर महाभारत पर लौटता हूं कि बड़ा ही प्रोफ्यूजली कनेक्टेड थे वो लोग ज्योग्राफी से। लोग कहते हैं भूगोल का, अरे भाई आप पढ़ोगे अपने ग्रंथों को तब तो समझ में आएगा। जिस धौम्य और पुलस्त ऋषि की मैंने बात किया, आप उनको देखिए कितना गजब की कल्चरल मैपिंग करके बताते हैं युधिष्ठिर को कि कहां कहां तीर्थ करने आप जाओगे। रामायण में देख लीजिए, और वो पूरी ज्योग्राफी जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रही है, वो सारा रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कोई वायवी बात है, कोई यूटोपिया है। और ये पूरी, तो मैं जो कह रहा हूं कि उस संस्कृति ने जिस कल्चरल मैप को, जिस कल्चरल भारत को तैयार किया, वह भारत कितना विशिष्ट है, जो तीर्थ यात्राओं और तीर्थ स्थानों से सृजित हुआ। और एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बिना नेशन स्टेट की अवधारणा के नेशनहुड था, और इसी सांस्कृतिक भारत से एक नई राष्ट्रीयता पैदा हो रही थी, जिसको हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। अगर उस कल्चरल भारत में आपको इसका पॉलिटिकल रेजोनेंस नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपके कान की, आपके दिमाग की गलती है, उस बाउंड्री की गलती नहीं कि वो बाउंड्री कितनी महत्वपूर्ण बन रही थी। और एक लाइन और बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा आपसे कि यह जो कल्चरल भारत है, कल्चरल फिर मैं छोटा हो जाएगा, सांस्कृतिक भारत में कहूंगा, कल्चरल तो फिर वो अर्थ खो देगा। उस सांस्कृतिक भारत से जो राजनैतिक भारत पैदा हो रहा है, और जिस हिंदू राष्ट्रीयता की मैंने बात किया, तो इससे केवल हिंदू राष्ट्रीयता ही नहीं पैदा हो रही थी, बल्कि इस भारत के विचार से विश्व बंधुत्व पैदा हो रहा था, और इस भारत के विचार से संपूर्ण मानव जाति की एकात्मता भी सृजित हो रही थी। और सही अर्थों में जो हिंदू राष्ट्रीयता है,
वही कॉस्मोपॉलिटिनिज्म है, वही इंटरनेशनलिज्म है, वही वैश्विकता है। इस तीर्थ स्थान पर आकर के इसको समझना मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। लाइन जोड़ूंगा। देखिए है क्या ना, कल्चर और संस्कृति पे बात हो रही है। हमारा पूरा जो इवेंट है, आयोजन है, उसका नाम ही कल्चर कुंभ है। तो कल्ट से कल्चर, मैं कोई काम तय कर लूं, अपना कल्ट, अपना समूह बना लूं, अपने नियम बना दूं, उस नियम को मानने वाले, ऐसे ये देखिए आई कार्ड बना के घूमने वाले, ये हो गए कल्चर। और संस्कृति क्या है? गंगा नहा के निकले, पंडा पुजारी बैठा हुआ है, वो किसी को नहीं पूछेगा कि तुम कहां से आए हो, गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, जिला कौन सा है, प्रांत कौन सा, और तो और देश, उपमहाद्वीप, महाद्वीप कहां से आए, कुछ नहीं पूछेगा। वो सीधा जहां आप गए, माथा पकड़ा, टीका लगा दिया और टीका लगा के नमस्ते कर दिया, और पैसा भी नहीं मांगेगा आपसे। आपकी मर्जी, 1 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो। हालांकि इतने दानी होते नहीं है, सम्राट हर्षवर्धन का समय गया कि जब अपना कपड़ा भी देके चले जाते थे। तो कल्चर और संस्कृति का फर्क ये, संस्कृति ऐसे समाहित करती, और हिंदू कैसे जुड़ता है, तो वैसे तो गुरुजी ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन हम लोग कैसे समझते हैं? आप लोग पता नहीं वो सुबह वाला श्लोक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ा कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। चलिए यहाँ तक तो अपनी ताकत, अपनी औकात समझ में आती, सब कुछ यही है। उसके आगे वो कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, और पाद स्पर्शम क्षमस में। सुबह उठे धरती को, क्योंकि हम हैं इस पर, ये संस्कृति। अब अपने पिता माता का सम्मान करना और दूसरे के माता पिता का अपमान के लिए तैयार हो जाना, ये संस्कृति हो सकती क्या? नहीं हो सकती। माता पिता सबके माता पिता हैं। माँ बाप यानी जो जन्म देने वाले हैं, उनका सम्मान, चाहे मेरे माता पिता हो, इनके माता पिता हो, उनके माता पिता हो, ये है संस्कृति। और कल्चर क्या हुआ? हमने कहा हमारे माता पिता तो ठीक, दूसरे वाले के जाओ अपमान कराओ, ठीक है ना? सर, आपकी ही बात में एक और वृत्त जोड़ते हुए, कल्चर संस्कृति का अंतर, प्रयागराज अब अपने अन्य कारणों से जो व्यापकता बटोर रहा है, जो न्याय था वो अब हो रहा है, और बहुत अलग महात्म प्रयागराज का और अनूठा आवश्यक महात्म अब सबको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ कल्चर संस्कृति की जो बात आपने कही, धर्म क्या है? धर्म सेवा है। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, नाम नहीं बदला, मगर यहाँ के विद्यार्थियों की संस्कृति निष्ठा की मैं यदि बात करूं, मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन लाखों लाख, कई करोड़ों का आंकड़ा पार हो गया होगा, आंकड़े का की जानकारी मुझे बहुत नहीं है। हाँ, इस बात की जानकारी मिल रही थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, शिक्षक सड़क पर उतरकर कोई जल बांट रहा है, कोई पानी, कोई भोजन, कोई आश्रय प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जिन बच्चों के पास मोटरसाइकिलें हैं वो उस पर यात्रियों को बैठा करके ले जा रहे हैं, जिनके पास साइकिलें हैं वो साइकिल के माध्यम से कर रहे हैं। 2 पैसा 4 पैसा जो भी घर से आता है जुटा करके किस समर्पण भाव से अपरिचित यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। ये कोई सर्कुलर जारी हुआ होता तो संभवतः कल्चर का विषय था। ये संस्कार हैं परिवार के, संस्था के, संभवतः इसीलिए ये देखने को हमें मिला है, इसीलिए ये संस्कृति का विषय बन जाता है और इसी प्रकार से संस्कृति विकसित होती है। यह बात हमें और भी हर्ष देती है क्योंकि मेरे व्यक्तिगत निज गौरव से भी जुड़ी हुई बात है। हमारा विश्वविद्यालय हमें बहुत प्यारा है, हमारी संस्कृति का संवाहक हमारे ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे शिक्षण संस्थान रहे हैं। सर का भी वहां से बहुत नाता है, आपका खूब नाता है, और अपने शिक्षालय के प्रति जो कृतज्ञता है, हमने फीस दी, हमें डिग्री प्राप्त हुई, हम उस प्रति थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखें तो वो कल्चर का तक का विषय सीमित हो सकता है। किंतु हम फीस देने के बाद भी, स्वयं पढ़ने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद, जिस डिग्री को हमने अपनी पढ़ाई लिखाई से प्राप्त किया है, जब वो मिल जाती है, फिर भी हम इस भाव में रहें कि जीवन
भर इस से उऋण नहीं हो सकते जो हमारे संस्था ने हमें सिखाया है, ये संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। ये बात के साथ में और अंतिम, चूंकि हम एक परिधि में हैं, एक विषय की परिधि में हैं, फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री की बात हो रही है। प्रयागराज के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ की हिस्ट्री फ्रैक्चर्ड है। मैं दो विषयों पर आना चाहता हूँ। एक, क्या इतिहास पर प्रश्न है, इतिहास है ही नहीं, या इतिहास का बोध नहीं है, मैं इस पर आना चाहूंगा। और आप तीनों इतिहास से, प्रयागराज से जुड़े हुए वक्ता हैं। मैं एक अध्येता, ये समापक संवाद है इस सत्र का, मैं एक अध्येता के रूप में प्रयागराज के विषय में जो भी जानता था, मैं तो नदियों का संगम जानता था बाल्यकाल में। उसके बाद ये समझ में आया कि प्रयागराज केवल दो जीवनदायिनी नदियों का ही संगम, 3 जीवनदायिनी नदियों का ही संगम नहीं है, इस भौगोलिक संगम है। एक तरफ जिसके पूर्वांचल हो, एक तरफ जिसके बुंदेलखंड हो, एक तरफ जिसके अवध हो, ऐसे जनपद कम हैं जहां पर भाषाओं की विविधता अपने आप में एक संगम ले ले, ऐसे संगम भी कम हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक एक जो आकार है प्रयागराज का, वो शहर के भौगोलिक दायरे से भी बहुत बड़ा हो जाता है। और साहित्य का संगम है, कितनी अलग अलग भाषाओं का, बोलियों का, लोगों का संगम है, इसको हमने खूब देखा है। इतिहास बोध में कमी है या इतिहास में कमी है, ये अंतिम प्रश्न के साथ हम समाप्त करेंगे। इतिहास नहीं होना ये तो हो ही नहीं सकता। इतिहास है, इतिहास बोध नहीं। और अगर इतिहास है तो सिर्फ वही है जहां हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके अलावा यहाँ का और कोई इतिहास नहीं है। वो सब किसी किसी कालखंड में घटी छिटपुट घटनाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, जब हम ये बात करते हैं फ्रैक्चर्ड इतिहास की बात कर रहे हैं ना, तो जब आनंद जी इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो बोला एशियंट हिस्ट्री, फिर कोई होता है मिडीवल का है, फिर मॉडर्न के आते हैं, तो फ्रैक्चर तो वहीं पे हो जाता है वो। और हमने अनफॉर्चुनेटली ये जो फ्रैक्चर्ड सिस्टम था उसे अडॉप्ट कर लिया, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और इतिहास बोध की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो ठीक किया था उसके साथ चले, और यदि कुछ भूल की थी तो उसे छोड़ दें। और इन्हीं से शत्रुबोध और स्वयं बोध निकल के आता है। तो इतिहास हमें इन दोनों का बोध करवाता है, तब हमें इतिहास बोध होता है। इतिहास तो बहुत समृद्ध है, कमी बोध की है और इतना प्राचीन इतिहास है। प्रयाग का वत्स महाजनपद था, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, उसके पहले का भी इतिहास है। लेटर वैदिक पीरियड में तो स्पष्ट है, कौशाम्बी का एक्सकेवेशन पहले भी मैंने कहा था। और वहां से लेकर के अद्यतन भगवान बुद्ध भी यहाँ 4 महीने आके रुकते थे। ऋषभ की भी तीर्थ स्थली रही है। सनातन की इतनी बड़ी परंपरा है, आप देख रहे हैं। राज्यों के विघटन और उसकी, आप समझिए कि ये इतना बड़ा क्षेत्र था कि कुषाणों के बाद यहाँ मगहों का शासन आया, मगहों के शासन के बाद फिर ये गुप्तों के शासन में अंतर्भूत होता है। एक बड़ा समृद्ध है। तो इस पीढ़ी को उस बोध को ले आने की आवश्यकता है। इतिहास तो बड़ा प्रचुर है। इतिहास की प्रचुरता के बारे में आपको जानकारी हुई। इतिहास का बोध हम सभी के भीतर में आ जाए, हमारे मन में आए, हमारे रुचियों में आए, इसी आशा के साथ हम इस ज्ञानवर्धक बौद्धिक सत्र का समापन करते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इन विद्यार्थियों के लिए, इसको अटेंड करने वाले लोगों के लिए बहुत शिक्षाप्रद रहा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।